प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुंडली लेकर के आया हूँ। ये वो कुंडली नहीं है जो आप लोगों के बीच से है, ये अपॉइंटमेंट वाली कुंडली है। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा कल मिलेगा शनिवार को। यहाँ मैं 4 कुंडलियों का विश्लेषण कर चुका हूँ जो आप लोगों की कुंडली में से, आप लोगों के कमेंट सेक्शन से मैंने चुने थे। आने वाले दिनों में उनके नाम की घोषणा भी कर दूंगा ताकि वो लोग नहीं देखे हों तो देख लें। इनका नाम हेमा है। 4 जुलाई 1989 दिन मंगलवार 16:45 जोधपुर राजस्थान की यह कुंडली, और इनका जन्म चित्र भानु संवत्सर में हुआ है। विक्रम संवत 2045, शक संवत 1911। इस संवत्सर में इनका जन्म हुआ चित्र भानु। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो सबसे पहले तो थोड़ा कठोर बोलने वाला होता है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो पचड़े में नहीं फंसना चाहता है, किसी के भी अपने आप से मतलब रखना चाहता है, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, फाइनल परिणाम बताना चाहता है कि ये है तो है, बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब वो बहस नहीं करना चाहता, परिणाम सुना देता है बहुत जल्दी ही। जन्म हुआ दक्षिणायन में। इस कारण से कई बार कि व्यक्ति का जन्म अगर दक्षिणायन में हुआ है तो आत्मविश्वास कमजोर नहीं होता है। व्यक्ति आत्मविश्वास कमजोर नहीं होता है और आत्मविश्वास कमजोर होता है, इसको पहले समझते हैं। आत्मविश्वास कमजोर नहीं है, ये होता है उत्तरायण में। दक्षिणायन में कमजोर होता है पर वो कई बार गलत निर्णय ले बैठता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति ने गलत निर्णय भी लिए हैं, जल्दबाजी से युक्त होकर के भी निर्णय लिए जा सकते हैं। इस कुंडली में ये बात दिख रही है। दक्षिणायन में जन्म होने के कारण जीवन में कष्ट भी मिले, समस्याएं भी आती हैं, दुख भी उठाना पड़ता है, झेलना पड़ता है, समस्याएं आती हैं। और ये स्थिति दक्षिणायन के होने के कारण व्यक्ति के आत्मबल को कई बार कमजोरी मिलती है, या व्यक्ति इलोप हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग थलग सा महसूस करता है। दक्षिणायन के कई सूर्य कमजोर हो, आत्मबल बहुत ज्यादा कई बार डिसकंटिन्यू हो, या फिर वो ओवरलैप करता है, चीजों को समझने में देर हो जाती है, जल्दबाजी से युक्त होकर के निर्णय ले ले, या फिर समस्याएं कई बार बनी की बनी रहती है। ऐसी स्थिति, काम रुकता सा है, ये चीजें बनती है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण दिमाग में विचारों के उत्पन्न होने का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक, ये ठीक नहीं है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण संतान उत्पत्ति में कई बार कष्ट होती हो, और द्वितीय तिथि के जन्मे होने के कारण चंद्रमा यहाँ पे पापक हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का मनोभाव, मन के विचार, मन में जो उठने वाले उद्वेग हैं वो कई बार कष्टप्रद होते हैं। मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं होता, शांत नहीं होता, उसे मनाना पड़ता है, निष्ठुरता का प्रभाव होता है, पराकाष्ठा व्यक्ति तुरंत ही पार कर जाता है, किसी भी चीज में एक लेवल पे ले जाकर के शांत नहीं होता, उसको वो लगातार बढ़ाते रहता है, जिसपे हमें काम करने की आवश्यकता है। हो सकता है हमारे निर्णय गलत हों, इस वजह से हमें उस पर विचार कर लेना चाहिए। मंगलवार के जन्मे होने के कारण उग्रता, साहसी, बहुत ज्यादा निष्ठुर हो जाए, और कई बार मंगल के प्रभाव में आने के कारण जल्दबाजी से युक्त होकर के निर्णय ले ले, जिसका पश्चाताप उसे जीवन भर करना पड़ता है। मंगलवार के जन्मे होने के कारण उसके पास अदम्य साहस है, बल है, पराक्रम है, निडर है, किसी भी चीज को करने में, रिस्क लेने में, नया काम करने में, कुछ भी नया करने में डरता नहीं है। उसके पास एक बैकअप होता है, वो हमेशा ही उस बैकअप को लेकर के चलता है, जिसके दम पर वो किसी भी रिस्क को लेने से डरता नहीं है। ये बात बहुत क्लियर हो जाती है। पुष्य नक्षत्र के जन्मे होने के कारण ये व्यक्ति जो है वो ठीक है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग पराक्रमी तो होते हैं, साथ ही साथ गुरुवत होते हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, उनकी वाणी तीखी होती है, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। कई बार उनको अपने ज्ञान का अभिमान भी हो जाता है, निष्ठुर नहीं होते, लेकिन हाँ प्रतिक्रियावादी होते हैं, और साथ ही साथ वो किसी भी चीज में अपना एक प्रभाव या दबदबा बनाने के पीछे उनका दिमाग लगता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने के कारण इनके लिए पुष्य नक्षत्र में यात्रा करना, पुष्य नक्षत्र में कोई नया काम करना, दवाइयां नहीं लेनी चाहिए पुष्य नक्षत्र में, और दान नहीं देना चाहिए पुष्य नक्षत्र में। आपके लिए ये विशेष होता है, बाकी लोगों के लिए नहीं बोल रहा। तो ये चीज होती है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग श्रेष्ठ होते हैं, साधु प्रवृत्ति के होते हैं, मनोनुकूल अगर चीजें नहीं हो तो वो चाहे कोई भी हो उसे व्यक्ति त्याग देता है। बाद में भले पश्चाताप करना पड़े, बाद में कभी कभी ये अनुभव भी होगा कि मैंने वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था। और पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति बिल्कुल ही स्पष्ट होता है,
गुर्बत होता है, समझौता नहीं करना चाहता, एकदम बिल्कुल ब्लंट होता है, सामने बोलता है, विश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत होता है उसको खुद पे, और अपने ज्ञान पे वो कई बार बहुत ज़्यादा परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करता है। उसका ज्ञान उसके साथ हमेशा ही रहता है, अनुभवी होता है, कहने का मतलब है। व्याघात योग में जन्मे होने के कारण कई बार व्यक्ति के साथ धोखा हो जाता है, जिस पे भरोसा करता है वही उसको धोखा दे देता है, या कई बार व्यक्ति चीट किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा। व्याघात योग में जन्मे होने के कारण कई बार जीवन में एक क्षुब्ध होने की स्थिति प्राप्त कर जाती है, जहां व्यक्ति को हमेशा ही एक गले में फांस लग जाए, सीने में कुछ ऐसी चुभन हो जाती है। ये स्वास्थ्य को लेकर के नहीं बोल रहा, मतलब एक मेंटली व्यक्ति जो है वो कई बार इस चीज से अपने आप को गुजारता है जीवन में, जहां उसको हमेशा इस बात का कष्ट होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बात भी गुजरती है, मतलब व्यक्ति को चीट किया जाए, चीट हो, या फिर किसी के द्वारा वो सताया जाता है, ऐसी चीजें होती हैं। बालवकरण ब्रह्म, हम कई बार ये बात समझ नहीं पाते कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, या फिर मैं ही उस चीज का भुक्तभोगी क्यों बना हूं। जबकि ये चीजें जब आप बैकग्राउंड में जाकर के समझते हैं पंचांग में, तो तिथि वार योग नक्षत्र और आपके दिन वार ये सब जो होते हैं ये पंचांग के अंग होते हैं, और दरअसल हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति का जो है वो बिल्डिंग कैसा बनने वाला है, आपके जो जीवन का जो भवन है वो कैसा बनने वाला है। तो आप जब गौर करें तो इनकी कुंडली में पंचांग को, तो दक्षिणायन का जन्म ये कष्टप्रद, उसके बाद मंगलवार का जन्म ये ठीक नहीं, जल्दबाजीपन से युक्त होने वाला, शुक्ल पक्ष के जन्मे होने के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा सीधा और स्पष्ट बोलने वाला हो जाता है, शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के जन्मे होने के कारण चंद्रमा पापी हो जाते हैं। तो ये चार चीजें नेगेटिव हो गई। उसके बाद नक्षत्र का बल मिला व्यक्ति को, और व्यक्ति को उसका लाभ भी मिलता है, और हमेशा उसका ज्ञान पक्ष बढ़िया रहे, अनुभव पक्ष बढ़िया रहता है, उसका जो है वो सांसारिक जीवन अच्छा होता है, धन की स्थिति ठीक होती है, उसका व्यापारिक पक्ष अच्छा होता है, उसका कर्म क्षेत्र अच्छा होता रहे, उसके अनुभव उसके साथ जुड़े हों। तो ये एक अलग, मतलब पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लेवल पे ये चीजें काम करती हैं। लेकिन जहां आप पर्सनल लेवल पे जाते हैं तो वहां पे चीजें ये कई बार कष्टप्रद हो जाती हैं। व्यक्ति जो है वो तुरंत ही निर्णय ले बैठता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो राजसिक और सात्विक है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि दरअसल आप तामसिक न हो, और अपने आप को जितना ज्यादा हो सके दैवत्व के गुण को अपने अंदर शामिल करें, उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करें। एक बात और बता देता हूं, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर सात्विकता है, उसके भोजन बड़े शुद्ध होते हैं। मतलब कहने का यह है कि आप जितना ज्यादा हो सके शुद्ध भोजन करें, और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को परिपक्व समझे। आप गलती नहीं कर सकते, ये वो कुंडली नहीं है जो गलतियां करे, ये वो कुंडली है जो नीति का निर्धारण करती है, ये वो कुंडली है जो नियम का संचालन करती है। ये एक ऐसी पत्रिका है जिसमें सारी चीजें शामिल होती हैं आपके जीवन की। ये एक कोई फोकस, एक ऐसे क्षेत्र की कुंडली नहीं है, या फिर ऐसे क्षेत्र विशेष में काम करने वाली कुंडली नहीं है जो सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम करेगी। ये बहुमुखी है। वृश्चिक लग्न के लोग नीति के निर्धारक होते हैं, सरकार के निर्धारक होते हैं, सरकार किंग मेकर बनते हैं, किंग मेकर होते हैं। ये राजा का स्वयं जो होते हैं वो राजा के पास बैठ करके राजा को दिशा निर्देश देते हैं, जिसके हिसाब से राजा जो है वो काम करता है। तो ये व्यक्ति सामने से भले ही कोई अपना मोटिव ना रखे, लेकिन वो अगर उसी चीज को किसी को दे सके तो दे सकता है। वो सामने से भले ही आकर के किसी भूमिका में अपने आप को उपस्थित ना करे, पर अगर वो किसी को दे तो उसके ही पद चिन्हों पर चलकर कई लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन वो जब सामने आ जाता है, आप जरा गौर करें तो जितने भी नौकरशाही होती है सरकार में, वो सारे वृश्चिक लग्न वाले होते हैं। हमारे अगर आप गौर करें तो जितने भी पदस्थ अधिकारी होते हैं, नौकरशाह जो कहे जाते हैं, वो सब पर्दे के पीछे काम करते हैं। वो पर्दे के पास जैसे ही आते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन पर्दे के पास जाकर के वो बड़े ही सफल सिद्ध हो जाते हैं। तो ये वृश्चिक लग्न, अब जरा गौर करो तो मंगलवार का व्यक्ति का जन्म, और ये व्यक्ति की कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है। आपको एक बात बड़ी निकट से समझाता हूं, जरा मेरे निकट आइए, इधर आकर के ध्यान से समझिएगा। बिच्छू के शरीर पर 32 प्रकार के नेत्र होते हैं। 32 नेत्र उसके पूरे शरीर पे, शरीर के विभिन्न हिस्सों में होते हैं, और उसके शरीर के जो आगे का आधा हिस्सा होता है वो विष से भरा होता है, और इतना ज्यादा उसमें विष होता है कि वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। और वो 32 नेत्र जो उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पे होते हैं, वो उससे लगातार अपने दुश्मन पे नजर रख के उसको देखता रहता है, और चंचल होता है। इतना ज्यादा उसके पास डंक मारने की प्रवृत्ति होती है
कि जैसे ही इसको पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, तुरंत कंदराओं में और बिलों में छिप जाता है। राजनीति करता है, रणनीति करता है, कागज पे काम करता है और उसको सामने से कई बार नहीं बनाए, उसके काम सिर्फ कागज पे दिखते हैं। नौकरशाही काम कागज पे करती है, एग्जीक्यूट कराना उनका काम होता है। वो नियम पालन करते हैं और करवाते भी हैं, नियम बनाते भी हैं और बनवाते भी हैं। वो स्वयं वही काम करते हैं। मतलब एक तरीके से प्रशासक की भूमिका में व्यक्ति होता है। तो विच्छू से संबंधित आप जरा गौर करें तो ये वृश्चिक राशि जो होती है वो जल तत्व की राशि होती है। वृश्चिक राशि के लोग बड़े ही नियमबद्ध होते हैं। उनके नियम कई बार पालन इतने ज्यादा कठोर हो जाते हैं कि किसी दूसरे के लिए कई बार वो बड़े ही कठोर हो जाते हैं और कष्टप्रद हो जाते हैं। वृश्चिक लग्न की स्थिति कई बार आप जरा ध्यान से समझें तो मैंने इस पे एक कार्यक्रम भी बना करके रखा हुआ था, जिसमें ये बात कही थी कि ये कई बार नियम स्वतः अपने लिए नहीं बनाते, दूसरों के लिए बनाते हैं। और बनाते तो खुद के लिए हैं, पर वो धीरे धीरे छूट जाता है, पर वो दूसरों के लिए जीवन भर के लिए वो एक अभिशाप बन जाता है। ये बात होती है। ये इनका पंचांग है। अब पंचांग में क्या अच्छी चीज ढूंढ सकते हो आप? इनकी कुंडली में पंचांग में 3 चीजें अच्छी दिख रही हैं। एक, पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति ज्ञान संपन्न, बुद्धि से संपन्न, तर्क से संपन्न, बुद्धिमत्ता से संपन्न है। और ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण इसकी प्रवृत्ति गलती झेलने वाली नहीं है। ये गलतियां नहीं करता और नहीं गलती को सपोर्ट करता है। मतलब ये हमेशा ही सत्य को सिद्ध करना चाहता है और सत्य के लिए लड़ना चाहता है, चाहे उसको जीवन भर दुख और दंड से ही क्यों न झेलना पड़े। अपने नियम के साथ और अपने बनाए गए जो उसके फ्रेम होते हैं उसी टाइम फ्रेम में वो करना चाहता है और उसी टाइम फ्रेम में जीना चाहता है। अलग से उसको आप बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये ऐसी स्थिति है इनकी कुंडली में। मैं अगर कुछ अच्छी चीजें बता दूं तो मंगल, शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। यहां मंगल का संपूर्ण नीच भंग नहीं हुआ है, लेकिन मंगल लग्न और छठे भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में, अच्छे भाव में बैठे हैं। उस भाव के अधिपति के साथ उनके संबंध अच्छे देखे जा रहे हैं। 2 शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं। अगर वो अपनी राशि में बैठे होते या फिर जन्म कुंडली में अच्छे भाव में नहीं बैठे होते, 8वें, 12वें या छठे बैठे होते तो ठीक होता, लेकिन अपनी राशि में ना बैठ करके वहां वो भाग्य भाव में नीच के हो रहे हैं, जिनका नीच भंग चंद्रमा ने स्वयं किया है। इस वजह से मंगल यहाँ पे पापक फल देने के बावजूद कुछ अच्छे परिणाम भी देने वाले दिखेंगे या देते दिखेंगे। इनकी कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु के साथ पति जो जन्म कुंडली का होता है वो शुक्र होता है, सप्तम भाव के अधिपति। या स्वयं अगर ये किसी जातिका की कुंडली है तो पति स्वयं गुरु होंगे और सप्तम के कारक यहां गुरु हो जाएंगे, क्योंकि ये स्त्री की कुंडली है। तो आपकी कुंडली में ये बात का निर्धारण इस बात पे तय होगा, इस बात का निर्धारण इस बात से होगा कि गुरु कैसे हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में स्थिति कमजोर रही या अच्छे भाव में नहीं बैठे तो निस्संदेह पति या दाम्पत्य कमजोर हो सकता है। हमें इस बात को हमेशा ही याद करके चलना होगा कि देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति स्वयं या व्यक्ति का पति, व्यक्ति के अंदर जो गुरुत्व बल है या व्यक्ति के अंदर जो गंभीरता है, व्यक्ति के अंदर जो एक पॉजिटिविटी है या व्यक्ति के अंदर जो नैतिक मोरल वैल्यू है, वो थोड़ा कमजोर जरूर हो सकता है। चाहे वो किसी को आदर देने के मामले में हो, चाहे वो समाज में खुद आदर पाने के मामले में हो, ये दोनों चीजें डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति स्वयं को बहुत ज्यादा, कई बार बहुत ज्यादा हाइप कर लेता है, आगे और ऊंचा बैठा हुआ महसूस कर लेता है, या कई बार किसी भी तरीके से अपने आप को कस्टमाइज नहीं करना चाहता है, नियमबद्ध होता है। इस कारण से कई बार राहु की दृष्टि माता के साथ संबंधों को कमजोर करने का कारण बनेगी, क्योंकि लग्नेश नीच के हैं, चंद्रमा वहां बैठे हैं तो एक अलग तरीके का है कि माता का लाभ मिलेगा, लेकिन संबंधों में कड़वाहट बनी रहती है। शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं इस वजह से, और गुरु सूर्य और बुध से देखे जाने के कारण यहाँ पे सूर्य, बुध और गुरु एक साथ बैठ करके व्यक्ति के वाणी को कठोर और कई बार बहुत ज्यादा कड़वा या तीता बोलने वाला बना देते हैं। शनि गंभीर निर्णय लेने वाला, व्यक्ति गंभीर और तुरंत ही निर्णय लेने में सक्षम होता है, इसलिए क्योंकि मंगल से प्रेरित है। मंगलवार का जन्म, वृश्चिक लग्न और विच्छू के होने के कारण इसके पास लगातार इतनी क्षमता है कि वो डंक मार सके, क्योंकि उसके पास इसकी क्षमता है कि वो बुद्धिजीवी है, क्योंकि भाग्य भाव में लग्नेश का बैठना भाग्येश के साथ और साथ ही साथ उसके ठीक आगे सूर्य, बुध और गुरु जैसे 3 सात्विक ग्रह बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति भाग्य पे, व्यक्ति धर्म पे, व्यक्ति पूजा पे, व्यक्ति पाठ पे, व्यक्ति बड़ों के आशीर्वाद पे
थोड़ा थोड़ा ही सही पर जरूर ही भरोसा करेगा। अगर अभी नहीं कर रहा है या अगर ऐसी उसकी स्थिति नहीं बन रही है तो आगे जरूर बन जाएगी। आप इनकी कुंडली में अगर गौर से देखें तो केंद्र में मात्र 2 ग्रह बैठे हैं, हालांकि वो भी नहीं बैठे हैं, ये प्रक्षाया उपछाया की स्थिति है। राहु का प्रभाव यहाँ पे स्वग्रही होकर के बैठे हैं, कुंभ राशि को वो अपनी राशि मानते हैं। केतु यहाँ पे सिंह राशि के बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं होते लेकिन 3 डिग्री से नीचे के हैं, इस वजह से कुछ अच्छे परिणाम उनके देखे जा सकते हैं, जो कर्म क्षेत्र के लिए भी अच्छा रहेगा। व्यक्ति को कई बार केतु की दृष्टि लाभदायक होगी। ये फिलहाल डॉक्टर हैं और सर्जन हैं या सर्जन के क्षेत्र में काम कर रही है, या मतलब जो चीरफाड़ वाली चीजें होती हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। क्योंकि मंगल इस भाव से चतुर्थस्थ शुक्र और चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार काटने पीटने वाले क्षेत्र में जाता है। चंद्रमा स्टील, शुक्र अनुभव, मंगल इन सब चीजों में होता है, ये कराते हैं। मंगल डॉक्टर के कारक या शनि मंगल की स्थिति ऐसी बात पर न थी। ये इनकी कुंडली है, ये इनकी कुंडली का पंचांग था और इनके साथ कुछ अच्छी चीजें। इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो मैं बता दूं तो मंगल का भाग्य भाव में बैठना, चंद्रमा के साथ, 2 शुभ ग्रह के साथ बैठना। लेकिन शुक्र इस कुंडली में मारक होते हैं, इस वजह से थोड़े से कमजोर भी बनेंगे। इस कुंडली में दूसरी सबसे अच्छी बात है कि राहु स्वग्रही होकर के बैठ रहे हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, मंगल लग्न और शुक्र सप्तम के अधिपति। इस वजह से यहाँ पे कई बार दाम्पत्य में देर से ही सही पर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हैं, ये व्यक्ति को पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और व्यक्ति को आशीष देने वाले बन जाते हैं। इस कुंडली में सूर्य और बुध अष्टम भाव में व्यक्ति को बहुत ज्यादा खोजी प्रवृत्ति का, दिमाग लगाने वाला और कई बार बहुत ज्यादा एनालिटिकल या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, ये दोनों ही चीजें व्यक्ति की एकदम बिल्कुल मजबूत होती हैं। जहां उसका थ्योरी प्रोसेस भी ठीक होता है वहीं उसका प्रैक्टिकल वाला प्रयोगशाला का क्षेत्र दोनों ठीक होता है। ये कुंडली में ऐसी स्थिति यहां बन रही है क्योंकि अष्टम के अधिपति अष्टम में बैठे, पंचम इसके साथ बैठे हैं तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा ही रिसर्च, खोजबीन, पेपर, एक्सप्लेनेशन और इन सब चीजों में लगा रहता है। अब आइए आपको इनकी कुंडली में मैं ग्रह स्थिति बता देता हूं। अब सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में चर्चा सूर्य के लिए कर देता हूं। सूर्य इनकी कुंडली में बैठे हैं 18 डिग्री 44 कला, आर्द्रा नक्षत्र और ये राहु का नक्षत्र होता है। सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बुध के साथ ही बैठे हैं, गुरु के साथ, जो कि बनते हैं धन भाव के अधिपति। सूर्य, बुध और गुरु का एक साथ धन भाव पे दृष्टि जाना व्यक्ति को धन के लिए कभी भी परेशान ना होना पड़े। हाँ, एक बात जरूर है कि व्यक्ति जो है वो अपने बल पर ही खड़ा होना चाहता है, किसी के भरोसे खड़ा नहीं होना चाहता। वो नियमबद्ध है। दशम स्थान में शत्रु के घर में केतु बैठे हैं, इस वजह से कई बार परेशानी भी आती है और केतु की दशा में हमें गणेश जी की पूजा करते रहने की आवश्यकता है। आप जरा गौर करें तो गुरु यहाँ पे 0 डिग्री के और बुध यहाँ 3 डिग्री के, सूर्य 18 डिग्री के। अब ऐसी स्थिति में कि ये आर्द्रा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, सूर्य यहाँ पे बहुत मजबूत नहीं है। बहुत मजबूत नहीं होने के कारण कई बार पिता से संबंध कमजोर होते हैं, या कई बार आप जरा गौर करें तो पिता भाव के अधिपति होते हैं सूर्य, और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, चंद्रमा और गुरु कारक होते हैं। इस कुंडली के लिए शुक्र मारक होते हैं। जन्म कुंडली में बुध परम पापी के रूप में जाने जाते हैं, पापी ग्रह, मतलब ये पाप फैलाएगा। और व्यक्ति के दिमाग में पिता के प्रति और जन्म कुंडली में उसके रिसर्च वगैरह में भी कई बार पापक प्रभाव देखने को मिलता है, या कई बार जो उसके सहयोगी होते हैं, निकटस्थ जो लोग होते हैं या फिर उनके जो गाइड वगैरह होते हैं, वो कई बार उनके साथ बुरा बर्ताव भी करते देखे जाते हैं। इस वजह से कि कई बार व्यक्ति का सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठा है, हालांकि अष्टमेश के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, तो वो व्यवस्थित है, वो कमजोर नहीं होगा। क्योंकि अष्टम का अधिपति अगर गुरु के साथ बैठा तो व्यक्ति का रिसर्च वाला क्षेत्र बहुत तीव्र गति से, मजबूती से आगे बढ़ता है। व्यक्ति उसमें बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता से डूब करके लिखने का काम करता है। सूर्य आपकी कुंडली में 18 डिग्री 44 कला, आर्द्रा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, राहु उसे देख रहे हैं और ये विषम संख्या की राशि है। राहु की दृष्टि सूर्य पे, बुध पे और गुरु पे, इसका मतलब है कि गुरु यहां राहु का दंश भी झेल रहे हैं। अष्टम भाव चौथे भाव का 5वां होता है, इस वजह से घर से दूर ले जाकर के बिठा देता है और व्यक्ति को विदेश में वास करवा देता है। विदेशी वास करना पड़ता है या विदेश में गमन करना पड़ता है, विदेश में रहना पड़ता है। धन के लिए, नौकरी के लिए, आपके लिए कई बार देश में रहना, उतना ज्यादा पैसे उतना नहीं मिलते जितने के आप हकदार होते हैं और जितना आपको मिलना चाहिए, ये बात भी दिखती है। तो राहु यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठ करके माता के साथ संबंधों को कमजोर करेंगे, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति मंगल स्वतः नीच का है
और वहां पे चंद्रमा उनके संपूर्ण तरीके से नीच भंग को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे 17 डिग्री के हैं और चंद्रमा 4 ही डिग्री के हैं। डिग्री का अंतर काफी ज्यादा हो जाने से वहां पे एक सामान्य तरीके का नीच भंग हो रहा है। हालांकि वहां पे चंद्रमा के मंगल बैठ जाने से कई बार बहुत अच्छे तरीके का नीच भंग भी कहा जाएगा, लेकिन वो संपूर्ण और पुष्टि प्रदायक नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही ग्रहों के डिग्री में काफी ज्यादा भेद है। दूसरे नंबर पे अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे राहु का प्रभाव गुरु और बुध दोनों पे है। इस वजह से कई प्रकार की परेशानियां भी बनती हैं, या व्यक्ति अगर यहां से ना हो तो कई बार जेनेटिकली कई बार ये समस्याएं बनती हैं कि व्यक्ति जेनेटिकली कई बार परेशान होता है। सर्दी खांसी जुकाम, स्वास्थ्य से संबंधित, रक्त से संबंधित, पेट से संबंधित, कई बार इनके मतलब ये परिवार में ही ये बात बनी रहे कि लगातार वो चीजें कई बार चलती आती है। ये चीज देखने में मिल रही है। तो यहाँ पे सूर्य वृद्ध हो रहे हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का आत्मबल कई बार संपूर्ण नहीं होता है। पिता को कई बार पेट से संबंधित या कई बार वात, पित्त और कफ से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। व्यक्ति जो चाहता है वो कई बार उसको पा करके उसको खोना पड़ता है, ऐसी स्थिति भी दिखती है। ये सूर्य की बात है। उनकी 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। सूर्य और शनि का प्रभाव, शुक्र के नक्षत्र में शनि बैठे हैं, जो शुक्र आपकी कुंडली के लिए मारक होते हैं, लेकिन भाग्य में बैठे हैं, शनि के पास बल रहेगा। और सूर्य और बुध और गुरु, इन सबका प्रभाव अगर शनि से प्रभावित होगा तो गौर करिए, तो शनि होते हैं 4थे भाव के अधिपति और 3रे भाव के अधिपति। इस कुंडली में जो लग्न बना है वो अनुराधा नक्षत्र का बना है। अनुराधा नक्षत्र के 3रे चरण के जो अधिपति होते हैं वो शुक्र हो जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में कि आप जरा गौर करें तो शुक्र, मंगल और शनि, ये तीनों ही में शनि की दशा ना चाहते हुए भी अच्छी जाएगी, क्योंकि शुक्र नक्षत्र के जो चरण के अधिपति हैं, अनुराधा नक्षत्र के 3रे चरण के, वो शुक्र शनि के मित्र होते हैं। लेकिन मंगल और शनि बहुत अच्छे नहीं होते। इस वजह से यहाँ पे अगर शनि की दशा में गौर करें तो शनि की दशा में व्यक्ति को भौतिकीय सुख मिले, कभी भी अंतर प्रत्यंतर में भी बात करता हूं, और व्यक्ति का पराक्रम बढ़े, दोनों चीजें होंगी, क्योंकि ये इन भावों के अधिपति हैं। लेकिन मंगल की दशा जब आएगी तो व्यक्ति की प्रतियोगिता बढ़ेगी और व्यक्ति का व्यक्तित्व चौड़ा होगा, मतलब व्यक्तित्व बढ़ा होगा, लेकिन प्रतियोगिता भी साथ में झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र और मंगल का बहुत अच्छा संबंध नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे के लिए सामान्य होते हैं। 3रे नंबर पे इस कुंडली के लिए मंगल लग्नेश होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी अधिपति होते हैं। पापी भाव में नहीं बैठे हैं, अगर एकादशवें में बैठ जाते, 12वें या 8वें बैठ जाते, लेकिन वो अच्छे भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति के पास धर्म रहेगा, व्यक्ति के पास अध्यात्म रहे, व्यक्ति के पास सुपर पावर होता है। वो नेचुरली वो जो है वो लोगों के पीछे भागता है, सपोर्ट करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, सुसुरसा में उसका मन लगता है, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठा है, जो कि वस्तुतः सेवा का भाव होता है। वस्तुतः यहां से ये दुख का भी भाव है, दुख से मुक्ति का भी भाव है। ये कष्ट यहां से मानसिक सुख, और इसका ये नवा होने के कारण या यहां से नवम पंचम के होने के कारण इसके संबंध, 4th भाव के संबंध भाव 12वें से भी बन जाता है। इस कारण से कि लग्न के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, इस कारण से तो लग्नेश 12वें भाव के अधिपति शुक्र और और साथ ही साथ 6ठे भाव के अधिपति मंगल 9वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति विदेश जाए, विदेश से शिक्षा अर्जित करे, विदेश से डिग्री अर्जित करे, और व्यक्ति प्रभाव से मजबूत हो जाता है। ये सूर्य की बात थी। सूर्य व्यक्ति की कुंडली में वृद्ध है, इस वजह से नैतिकीय तत्वों की कमजोरी देखी जा सकती है। व्यक्ति को मोरल होना पड़ेगा, और भी ज्यादा बहुत ज्यादा हो सके तो अपने आप को और भी काम करने की आवश्यकता है, ताकि आप और भी ज्यादा विनम्र हो सके, क्योंकि गुरु और सूर्य किसी भी जातक की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। जब वो अष्टम में या 12 में बैठ जाते हैं तो उनके नैतिकीय तत्वों को कमजोर करने वाले बन जाते हैं। व्यक्ति कई बार जिसको आदर देना चाहिए उसको नहीं देता है, और गुरु को भी ज्ञान देने लगता है या अपना तर्क सिद्ध करना चाहता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में अपनी राशि के बैठे हैं और वो 4 डिग्री के हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र पुष्य का है, और ये मृतप्राय होंगे, क्योंकि ये राशि सम संख्या की है। चंद्रमा अपनी राशि के बैठे हैं, 4 डिग्री के, वो मृतप्राय होंगे। इस वजह से भी व्यक्ति इमोशनलेस होता है, माता के साथ संबंध कमजोर हो जाते हैं, कई बार व्यक्ति का प्रभाव कमजोर हो जाता है, उसका स्वास्थ्य कई बार वो या फिर भाग्य कमजोर हो जाए, पिता का आशीर्वाद ना मिले, इमोशन से व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, वो अपनी भावनाओं को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, या कई बार ख्याली पुलाव पका लेता है, दोनों ही चीजें। लेकिन यहाँ पे चूंकि मंगल की स्थिति अच्छी है तो ख्याली पुलाव नहीं पकाएगा, वो कम से कम अपने वास्तविकता से कई बार कोसों दूर हो जाता है इमोशन के तौर पे। वो जो चीज वो फील करता है कई बार वो सामने से बता नहीं पाता है। प्रेम करता तो है,
पर उसको बता नहीं पाता है, या फिर कई बार उसके दाम्पत्य में या फिर कई बार उसके पति के साथ उसकी बातचीत नहीं होती, जिसके कारण दाम्पत्य टूट सा जाता है या कमजोरी से बिताना पड़ता है दाम्पत्य की स्थिति। क्योंकि यहां से आप लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, पति और पत्नी, यहां से अगर ये भाव खराब रहा तो निसंदेह यहां पे बातचीत नहीं होती। तो यहां पे एक मृतप्राय ग्रह बैठा और दूसरा मंगल नीच के बैठे, तो थोड़ा सा तो वो प्रथम दृष्टया तो ग्रह कमजोर ही हुआ। दूसरे नंबर पे आप जब देख रहे हैं तब आपको ये बात पता चल रही है कि उस मंगल का नीच भंग हुआ है, लेकिन पहले तो वो नीच ही दिखा है, इस वजह से वो बातचीत नहीं होने देता। या कई बार पति जो होता है वो थोड़ा शराबी हो जाए, थोड़ा कमजोर बुद्धि का हो जाए, वो सिंसियर नहीं होता या लॉयल नहीं होता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये चीज देखने को मिलती है। चंद्रमा की भी दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में पराक्रम भाव पे है, तो माता पिता भाई बहन इन सबका स्वभाव तो होता है कि शांत हो, पर व्यक्ति ही कई बार उग्र हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है तो टेम्पर जल्दी हो जाता है। चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो उसके व्यक्तित्व में थोड़ा सा जो है वो छिटकाव देखा जा रहा है, या प्रेम कई बार कम है जीवन में, वो कई बार बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है। भाइयों के साथ जितना प्रेम देना चाहिए व्यक्ति अभी नहीं दे पा रहा है, हो सके तो उनको टाइम देना चाहिए। इनके साथ भाइयों का संबंध हमेशा अच्छा रहना बिल्कुल बनता है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रह देख रहे हैं तो देर से ही सही पर दाम्पत्य भी स्टैब्लिश हो जाएगा और भाइयों के साथ संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, पक्की बात है। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र के 17 डिग्री 25 कला, और ये नीच के हैं जिनका नीच भंग हुआ है, और वैसे इनकी कुंडली में डिग्री के आधार पर ये अच्छे बैठे हैं। 14 डिग्री के या 17 डिग्री के मंगल युवावस्था के होंगे, इस वजह से व्यक्ति को रिस्क लेने का बड़ा मन करता है, वो कुछ भी कर लेता है, सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, खोजबीन करता है, रणनीति बनाता है, राजनीति करता है, तिकड़म भिड़ाता है, और विदेश जाना चाहता है, बाहर एस्टैब्लिश करना चाहता है खुद को, देश छोड़ करके बाहर जाना चाहे, विदेश गमन करना चाहे, क्योंकि वृश्चिक लग्न की राशि या वृश्चिक राशि जो होती है वो विदेश संचार या विदेश से जुड़ करके या विदेश के लिए विदेश की कारक राशि है, तो ऐसी स्थिति होती है। अष्टम भाव की मूलतिया राशि है, अष्टम भाव विदेश में परमानेंट सेटलमेंट का होता है। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम में बैठे तो व्यक्ति जिस भाव में, इस भाव के अधिपति अगर यहीं बैठे हो तो विदेश सेटल कराए, और चतुर्थ नवम भाव के अधिपति भी नवम में बैठे, ये भी उसमें सहयोगी सिद्ध होगा। 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, ये भी ठीक होगा। लग्न के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से ये भी ठीक होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहर जाने का प्रभाव दिखता है। अब मंगल की बात अगर करूं तो मंगल की चौथी दृष्टि जन्म कुंडली में विदेश भाव पे, ये ठीक है। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, तो मंगल की दृष्टि पड़ी, राहु की दृष्टि पड़ी, और यहाँ के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति को बाहर बिल्कुल चाहे मंगल की दशा में या केतु की दशा में व्यक्ति को बाहर जाने की स्थिति, मंगल में केतु, मंगल में शुक्र, मंगल में चंद्रमा, या केतु में चंद्रमा, केतु में शुक्र, केतु में मंगल, ऐसे अगर आते हो तो व्यक्ति बाहर जाने के लिए तत्पर हो सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी और यहां पे व्यक्ति को बहुत ज्यादा तीव्र पराक्रमी बना दे, क्योंकि इसके ठीक पीछे शनि बैठे हैं और इसके ठीक 3 घर आगे का भाव खाली है, इसके ठीक 3 घर पीछे का भाव खाली है, तो व्यक्ति को कई बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, जो कि इनके शत्रु की राशि है, बहुत अच्छी राशि नहीं है। यहाँ पे राहु और मंगल का प्रभाव जब होगा तो व्यक्ति के घर को, व्यक्ति के मानसिक शांति को भंग करता है और व्यक्ति के मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करता है। व्यक्ति की कुंडली में वहां पे मंगल का प्रभाव है, शनि भी उसको तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि है, तो व्यक्ति अपने बल पर विदेश में घर लेना चाहे, अपने ही देश में अगर जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन या नौकरी आदि की स्थिति करना अगर चाहता है तो बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा है बेहतर कि व्यक्ति बाहर चला जाए। अगर बात यहाँ पे मंगल की और भी करूं तो आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, यहाँ पे व्यक्ति को कई बार गलत निर्णय दिलवाने वाले ये मंगल ही थे, और कई बार व्यक्ति जो जल्दबाजीपन में निष्ठुरता का जो प्रभाव दिखाया है वो मंगल के कारण ही हुआ है। व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया जल्दी दे बैठा है या बहुत जल्दीबाजी में ही निर्णय ले बैठा है। उसको स्टडी करना था, उसको सोचना भी था, और कई बार व्यक्ति जो होता है जितना सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, उतना नहीं विचारता है, जल्दबाजीपन से युक्त होता है। कई बार वहां पे एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पे आप किसी से भी वार्ता नहीं करना चाहते, तुरंत ही टेबल पे आकर के निर्णय सुना करके चले जाते हैं। ये काम आपको उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। मंगल की बात मैंने करी, उस मंगल पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी ग्रह उसे देख नहीं रहा। उसके आगे केतु, उसके पीछे 3 नैतिक तत्व के ग्रह, यानी कि लग्नेश के आगे पीछे अगर या फिर उसके साथ अगर 2-2 शुभ ग्रह बैठे हों, उसके ठीक आगे उसके ही जैसा कोई ग्रह बैठा हो, उसके ठीक पीछे उसके मित्र बैठे हों, तो मंगल कमजोर नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति ने जो निर्णय लिए थे वो भले ही जल्दबाजी से लिए थे लेकिन गलत नहीं था।
क्योंकि देव गुरु बृहस्पति पति होते हैं और पति यहाँ पे 0 डिग्री के हैं, कमजोर है। इसका मतलब है कि कई बार हम ये बात नहीं समझ पाते कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो आपके अनुकूल नहीं होती और आपके प्रतिकूल नहीं होती। होता वही है जो होता है और जो होना होता है, पर हम कई बार अपनी दूरदृष्टता की कमजोरी के कारण उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते। तात्पर्य ये है कि आप जरा इनकी कुंडली में पति को ढूंढने का जब प्रयास करते हैं तो वो पति अष्टम भाव में बैठा था सूर्य और बुध के साथ। चंचल मन का पति था जिसके नेत्र कभी भी एक जगह पे नहीं टिके थे। वो गुरु बुध के राशि में बैठा था। वो बुध चंचल चपल चंचल नेत्रों का होता है। इस वजह से पति जो था वो एक बार में ऐसा मिला जो कहीं ना कहीं कमजोर बुद्धि का था, या सिंसियर नहीं था, या लॉयल नहीं था। ऐसी स्थिति बनती है। इसमें कमजोरी उस पति की भी नहीं थी और आपकी भी नहीं थी। दरअसल ये आपके ही साथ ऐसा होना था। हाँ, हम कई बार, मैंने दरअसल जितनी भी कुंडलियां देखी हैं और जितनी बार भी ये सवाल मेरे सामने उपस्थित हुए हैं कि पंडित जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आप गौर करें तो आप अगर कुंडली का अध्ययन सही तरीके से करने लगते हैं तो आपको स्वतः ही वो चीज सामने से दिख जाती है। क्योंकि होता कुछ भी ऐसे नहीं है, ये नियति का खेल है, आपको भोगना ही होगा। आपकी ही कुंडली में गुरु ठीक नहीं बैठे हैं। आप अपने कुंडली में जरा गुरु को ढूंढो, तो अगर गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो निसंदेह ये बात ध्यान रखने की है कि कुंडली ये इशारा कर रही है कि हमें ये बात समझना होगा कि हमारा पति, हमारे कुंडली में गुरु ठीक नहीं है, मतलब हमारा पति संशयात्मक हो सकता है। हमें फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो दाम्पत्य में कष्ट की स्थिति भी संभालने के ऊपर निर्भर करेगी। आपको संभालना पड़ेगा। अगर गुरु ठीक नहीं है तो, अगर शुक्र ठीक नहीं है इसका मतलब है, अगर चंद्रमा ठीक नहीं है इसका मतलब है कि निसंदेह दाम्पत्य प्रभावित होने वाला है। और वो हुआ भी था। व्यक्ति का पति किसी दूसरे से बात करता था, व्यक्ति का पति किसी दूसरे के चक्कर में भी था। इस वजह से व्यक्ति को छोड़ना पड़ा। इस जातिका ने उसे त्याग दिया। ये बहुत अच्छा निर्णय था या क्या, वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था मैं इस पे ये तर्क दे रहा हूं। क्योंकि गुरु यहां ठीक नहीं थे। पति ही गुरु होता है, गुरु ही पति होता है। ये दोनों चीजें साम्य होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जातिका की कुंडली का पति होता है, शुक्र पत्नी होता है पुरुष की कुंडली के लिए। अगर उनकी स्थिति कई बार ठीक नहीं होती तो हमें सावधान हो जाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बात हो जाती है। ये बात मैंने मंगल के बारे में कही। अब बुध की बात कर लेता हूं। अब बात बुध की कर लेते हैं। बुध आपकी कुंडली के लिए लाभ और अष्टम, ये इस कुंडली के लिए परम पापी होते हैं। मतलब पापी, पापी का मतलब होता है पाप फैलाने वाला, दिमाग को पापी बनाए, जल्दबाजी में पाप करवा दे, या कई बार लाभ का नुकसान करवा दे, कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े, अपने कई बार व्यक्ति का क्रेडिबिलिटी व्यक्ति की होने के बावजूद भी वो कई बार कमजोर हो जाता है, या व्यक्ति को जो है वो निष्ठुर बना देता है, मोशनलेस बना देता है। ऐसी स्थिति होती है। तो ये पापी, ये बुध अष्टम और एकादशवें के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। विदेश में आपको साथ रखने वाला, विदेश में ये बल प्राप्त करेंगे। अपने जन्म स्थान से आप जितना ज्यादा दूर जाना चाहते हैं उतना ही दूर आपके लिए लाभदायक होगा। आपके लिए 2 दिशाएं बनती हैं, या तो आप उत्तर की तरफ भागो या तो दक्षिण की तरफ भागो। ये दोनों ही दिशाएं, या तो उत्तर या तो दक्षिण। इस कुंडली के लिए मेष राशि अच्छी नहीं होगी, सिंह राशि अच्छी नहीं होगी, धनु राशि अच्छी नहीं होगी। मतलब इन राशि वालों से आपको बचना चाहिए। तो कौन अच्छा? तो मीन, कर्क, सिंह और कन्या, ये राशि वाले लोग आपके लिए अच्छे होंगे। आपकी कुंडली के लिए मैंने नक्षत्र का संबंध बताया। बुध जो बैठे हैं वो आपकी कुंडली में 3 डिग्री के हैं, बाल अवस्था के हैं, मृगशिरा नक्षत्र में। व्यक्ति के पास तकनीक का ज्ञान हो, व्यक्ति के पास लगातार कई घंटे तक बोलने की क्षमता हो, किसी एक विषय पे उसके रिसर्च बड़े अच्छे होते हैं, उसकी तकनीक की जानकारी बड़ी आला दर्जे की होती है। और मंगल बुध के नक्षत्र में बैठे या बुध मंगल के नक्षत्र में बैठे तो व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। व्यक्ति बोलता बड़ा अच्छा है, व्यक्ति समझाता बहुत अच्छा है, व्यक्ति का प्रभाव बड़ा अच्छा होता है, उसका कम्युनिकेशन बड़ा बेटर होता है। बुध का प्रभाव यहां से 7वीं दृष्टि से शनि और बुध जब देखेंगे तो व्यक्ति को कंप्यूटर पे काम करने वाला, कंप्यूटर से जुड़ करके काम करने वाला, एक्सरे मशीन पे रह करके काम करने वाला, चाकू, छुरी, कैंची आदि से संबंधित क्षेत्र में काम करने वाला, सीजर वगैरह जो होता है ना, वही कैंची बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में, हिंदी में, तो वो उस तरीके का काम देते हैं।
कई बार व्यक्ति जो होता है वो पढ़ाने में माहिर होता है, समझाने में माहिर होता है, उसका प्रोफेशनल जो स्किल होता है वो बड़ा बेहतर होता है और वो बहुत अच्छा होता है। ये चीजें चलती हैं। बुध के बाद अगर गुरु की बात करते हैं तो गुरु भी आपकी कुंडली में 0 डिग्री पे हैं, ये भी बाल अवस्था के होंगे, मृगशिरा नक्षत्र में ये भी बैठे हैं, शिक्षकीय गुण यहाँ भी मिलती। यहाँ पे विदेश में व्यक्ति को बैलेंस बनाने में गुरु काम करेंगे, हालांकि कई बार वो कमजोर होंगे। गुरु की यहाँ पे स्थिति बनेगी, धन की स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी, धन कमजोर नहीं है। व्यक्ति अपने ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहता है और कई बार वो कम बोल करके, मीठा बोल करके, या कई बार बहुत ज्यादा तीखा बोल करके, दोनों ही चीजें होंगी। जब शनि आए तो कड़वा बोल दे, बुध आए तो चिकना बोलने वाला, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, गुरु आए तो गंभीरता दे दे, सूर्य आए तो कठोरता दे दे, दिमाग को स्ट्रेस में डाल दे। ऐसी चीजें होती हैं। सूर्य की दशा चले, चंद्रमा की दशा चले तो माता पिता का, कई बार व्यक्ति मातृहंता हो जाए, माता को जीवन भर कई बार वाणी से कष्ट देता रहे, माता के ऊपर व्यक्ति हावी होता है, ये चीजें भी दिखती हैं। गुरु का प्रभाव 9वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को देर से ही सही पर गुरु की दृष्टि का लाभ मिलेगा। हालांकि इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते हैं, पंचम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, अष्टम भाव के अधिपति के साथ, तो दत्तक पुत्र लेना, या कई बार व्यक्ति बच्चा गोद ले लेता है, या कई बार अगर अपनी संतति ना हो तो व्यक्ति गोद से भी लेकर के उस बच्चे को पाल लेता है, ये स्थिति भी बनती है। गुरु रिसर्च पेपर तैयार करवाते हैं, गुरु संबंध में ज्ञान देते हैं, व्यक्ति का जो क्षेत्र भी बने उसमें वो पारंगत होता है और उसकी मजबूती हमेशा बनी रहती है। उसका मन चंचल है, वो टिक नहीं रहा, क्योंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं तो व्यक्ति को जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी, निर्णय सुना करके चले जाना और बातचीत न करना, ऐसा बना देते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति हमेशा ही चिंताओं से ग्रसित रहता है और हमेशा ही कई बार कुंठित हो जाता है, डिप्रेस भी हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा सोचने लगता है, जो कि सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो किसी मंदिर का दर्शन, मंदिर को धोने का काम, अपने अंदर जितना ज्यादा हो सके, अगर हो सके तो प्रत्येक दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करें, अगर हो सके तो अपने जीवन में प्रत्येक दिन गणेश जी के मंत्रों का जप करें, सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने से आपका आत्मबल और आपके अंदर जो एक अक्खड़पन आया है उसको वो कमजोरी दे देगा। जो रूडली बिहेवियर जो आप करते हो कभी कभी बाय नेचर या फिर बाय द वे होता है, उसको वो ठीक करेगा, ये स्थिति बनती है। ये गुरु थे। गुरु के बाद अगर आप बात करते हैं तो गुरु मृगशिरा में बैठे थे, शिक्षकीय गुण बुध और गुरु एक साथ बैठ करके देते हैं। व्यक्ति का कागज वाला जो काम है, मेंटल लेवल पे जो काम करता है, जो मानसिक स्थिति होती है, वो बड़ी ही बहुत मजबूत होती है। व्यक्ति पढ़ने में, पढ़ाने में, समझाने में, समझने में, ग्रास्प पावर, डील करना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और ये वास्तव में ये बेहतरीन है। मतलब इस क्षेत्र में व्यक्ति का कोई शानी नहीं है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र आपकी कुंडली में 12 डिग्री 33 कला पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं और वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति उसके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, शत्रुता का भाव है। शुक्र यहाँ पे 12 डिग्री पे है, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, शनि शत्रु के घर में, हालांकि उससे देखे जा रहे हैं। अब जरा गौर करें तो शुक्र की जो स्थिति नवांश में देख रहा हूं वो स्वग्रही हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये शुक्र, यहाँ पे शुक्र ठीक नहीं थे, इस वजह से व्यक्ति का ऐश्वर्य या ऐश्वर्यशाली हो जाना वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी कुंडली में जरा गौर करें तो शुक्र और शनि भी 16 डिग्री के बैठे हैं और शुक्र 12 डिग्री के, युवावस्था में दोनों ग्रह बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति का चरम सुख या व्यक्ति की मानसिक शांति वो देर सवेर मिल ही जानी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का प्रभाव जब यहाँ पड़ेगा तो भाइयों के साथ और व्यक्ति का कम्युनिकेशन और व्यक्ति की मेहनत रंग लाती है। तो व्यक्ति अगर प्रयास करे तो निसंदेह उसकी शादी भी हो सकती है दोबारा से। ये शुक्र का प्रभाव ऐसा दिख रहा है। भाग्य भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, देर सवेर कोई ना कोई अच्छा पति मिल जाता है। आपकी कुंडली में शुक्र शत्रुता का बर्ताव कर देंगे और दरअसल इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, मतलब मारक होते हैं। तो अगर मारक ग्रह या जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति भाग्य को नुकसान भी करें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और दरअसल आपके व्यक्तित्व को अगर वो छितरा रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं या उसमें किसी भी तरीके की अड़चने पैदा कर रहे हैं तो इसमें भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि लग्न के अधिपति 12वें के अधिपति के साथ वो सामंजस्य नहीं बना पाता है, व्यक्ति अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। कई बार प्रोफेशनली तो हो जाता है पर पर्सनल लेवल पे नहीं हो पाता। इस वजह से कई बार उसका जो एक घर वाला वातावरण है वो थोड़ा सा कमजोर सा होता है। हमें उस पे काम करने की आवश्यकता है, ये बात दिख रही है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ, ये भवन, भूमि, वाहन, चल अचल संपत्ति, सरकार से जुड़ करके और व्यक्ति को प्रैक्टिकल बना देते हैं। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो कष्ट भी भोग लेता है अपने निर्णयों के कारण, अपने
अपनी गलती के कारण और कई बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाने के कारण व्यक्ति किसी को बोलने से पहले 10 बार विचार कर ले तो ज्यादा अच्छी बात होगी। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ, आयु बहुत अच्छी, व्यक्ति का प्रारब्ध बहुत अच्छा, व्यक्ति का प्रभाव बहुत अच्छा और व्यक्ति का ज्ञान पक्ष जो प्रयोगशाला वाला है वो बहुत अच्छा है। शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाभ की स्थिति बनती है। लाभेश जाकर के बुध जन्म कुंडली में अष्टम में स्वग्रही हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि वो जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो लाभ और दशम के अधिपति एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को कई बार शौर्य, पराक्रम और उत्तेजना, इन तीनों का मिक्सचर बना देते हैं। व्यक्ति तीनों होता है, मतलब उसके पास आत्मबल भी है, उसके पास साहस भी है, पराक्रमी भी है और दृढ़ प्रतिज्ञ भी है। ये सारी चीजें व्यक्ति के पास आसानी से यूं होती हैं। उसको उबारने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही निकालने की आवश्यकता है। न तो व्यक्ति उससे उबर पाता है और न उससे वो पीछा ही छुड़ा सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। शनि के बारे में अगर आप और भी गौर करें तो इनकी कुंडली में ये दोनों ग्रह की दशाएं कैसी जाएंगी। जब आप इस चीज पे चर्चा करते हैं तो शनि और शुक्र दोनों ही युवावस्था में बैठे हैं। शुक्र मारक होते हैं, भाग्य को कमजोर करने का काम करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं का संचार भी करेंगे और व्यक्ति को बहुत ज्यादा अनुभवी भी बना देते हैं। वहीं पे शनि जब आते हैं तो व्यक्ति को निर्वैर बना देते हैं, निष्ठुर बना देते हैं, बैरागी बना देते हैं, कठोर बोलने वाला बना देते हैं, विरक्त बना देते हैं। ऐसी स्थिति होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा शनि की दशा में सोचने लगता है। शनि अनुराधा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र के नक्षत्र में, कई बार उसको एक तरीके से विरक्ति हो जाती है सांसारिक सुखों से और उसमें वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होकर के अलग तरीके से जाकर के सोचने लगता है। और शनि यहाँ पे कुंठित करते हैं, परेशान करते हैं, उसके लिए विवाह में विलंब के कारण बनते हैं या विवाह टूटने के कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि संबंधों का जो बनना होता है वो यहां से देखा जाता है। यहाँ पे पापक ग्रह का बैठना कई बार कमजोरी का कारण बन जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि गुरु कम से कम इसे देख रहे थे, अगर वो नहीं देखते तो और भी ज्यादा कष्टदायक स्थिति हो सकती थी। तो हमें सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान रखना होगा कि जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे एक पर्दे के अंदर वाले लोग हैं, जो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर जो लोग मेरे अपने हैं, मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, जो हमारे कुटुंब है, उनके साथ हमारे संबंध कितने डेवलप हुए हैं या वो कितने मजबूत हैं, हमें उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार हमारी वाणी ऐसी हो जा रही है जो उनको हमसे दूर कर देती है। ये बात भी बनती है। अब बात राहु और केतु की, तो राहु यहाँ पे स्वग्रही और केतु यहाँ पे शत्रु के घर में। इस वजह से केतु की दशा पे हमें ध्यान रखना होगा, गणेश जी की आराधना करनी ही होगी। आपकी कुंडली ये रही, बाकी की चर्चाएं मैं कल के कार्यक्रम में करूंगा। इस कुंडली को आप जरा देखें तो निकटता से समझने का प्रयास करें तो गुरु और सूर्य अष्टम में है बुध के साथ। व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमागी है, बहुत ज्यादा सोचने वाला है, बहुत ज्यादा तार्किक है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा सब चीज हो रही है और बहुत ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको कम से कम बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मीठे शहद का इस्तेमाल ज्यादा करिए, शहद हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करिए, गुरुत्व का बल बढ़ाइए, अपने अंदर गुरुता लाइए, वाणी में गंभीरता की आवश्यकता है और विदेश जाने के पीछे आपको भागना चाहिए। अब बाकी की चीजें मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।